24 अप्रैल 1980 की वो रात ईरान के एकदम सुनसान रेगिस्तान में, जिसे डेजर्ट वन कोड नेम दिया गया था, वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का एक बहुत ही गुप्त और बड़ा मिलिट्री मिशन चल रहा था। बिल्कुल, और वहाँ अमेरिका के सबसे बेहतरीन कमांडोज मौजूद थे। आसमान में भारी भरकम C-130 हरक्यूलिस विमान और अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर थे। हाँ, और सब कुछ योजना के मुताबिक ही चल रहा था। लेकिन अचानक रेगिस्तान की एक धूल भरी आंधी आती है, मशीनों में कुछ टेक्निकल फॉल्ट पैदा होता है और चंद घंटों के भीतर, मतलब देखते ही देखते, वो पूरा का पूरा मिशन एक भयानक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। सही कहा। और उस हादसे में 8 अमेरिकी सैनिकों की जान चली जाती है। अमेरिका को अपने हेलीकॉप्टर वही उस रेगिस्तान में छोड़कर खाली हाथ लौटना पड़ता है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो हमें 1979 की ईरानी क्रांति और आज के ईरान के उस बहुत ही जटिल सैन्य ढांचे की गहराई में ले जाती है। जी, और आज का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे अमेरिका और ईरान, जो कभी बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे, व्यापारिक साझेदार थे, वो 1979 के बाद एक दूसरे के सबसे बड़े जानी दुश्मन बन गए। एकदम सही, क्योंकि ये इतिहास का वो पन्ना है जो सिर्फ 2 देशों की कहानी तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, असल में ये संस्कृतियों के टकराव, संसाधनों पर नियंत्रण और सत्ता के लिए होने वाले उस संघर्ष का एक जटिल ताना बाना है, जिसका असर आज भी पूरी दुनिया की भू राजनीति पर पड़ रहा है। हाँ, तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। दुश्मनी की इस कहानी की जड़ें असल में उस दौर में छिपी हैं जब दोनों देशों के बीच काफी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। और इस दोस्ती की सबसे बड़ी वजह कोई कूटनीति नहीं थी, बल्कि वो था पेट्रोलियम। हाँ, ईरान के पास तेल का अथाह भंडार था। देखिए, 1950 के दशक तक ब्रिटिश और अमेरिकी कंपनियां इस तेल को निकाल रही थीं और बहुत भारी मुनाफा कमा रही थीं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब ईरान में मोहम्मद मूसाडेग प्रधानमंत्री बनते हैं। मतलब मूसाडेग ने देखा कि भाई तेल ईरान की जमीन से निकल रहा है, मेहनत ईरानी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो उसका असली मुनाफा है वो विदेशी कंपनियां अपने देश ले जा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने इन विदेशी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी नेशनल कर दिया उन्हें। अच्छा, तो इसका मतलब सीधा सा ये था कि अब तेल से होने वाली कमाई पर पूरा अधिकार ईरान की सरकार का होगा, है ना? एकदम सही। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। रातों रात मूसाडेग ईरान की जनता के लिए एक महानायक बन गए। वाकई, लेकिन पश्चिमी देशों के लिए तो ये किसी झटके से कम नहीं होगा। बिल्कुल, खास तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन के लिए ये एक बहुत बड़े आर्थिक झटके और खतरे की घंटी थी। शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो मध्य पूर्व के इतने बड़े संसाधन पर से नियंत्रण खो देना उनके लिए कतई स्वीकार्य नहीं था। और यहीं से विदेशी दखलंदाजी का वो खेल शुरू होता है, जिसने आगे चलकर एक पूरी क्रांति के बीज बो दिए। स्रोत बताते हैं कि तेल कंपनियों का नियंत्रण वापस पाने के लिए अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर 1953 में ईरान में एक तख्ता पलट करवा दिया। जी हाँ, मूसाडेग को गिरफ्तार कर लिया गया और सत्ता पूरी तरह से रजा पहलवी के हाथों में सौंप दी गई, जिन्हें लोग शाह कहते थे। और अब ये जो शाह थे वो पूरी तरह से पश्चिमी देशों के इशारों पर चलने लगे। तेल निकालने से लेकर उसे रिफाइन करने और डॉलर में बेचने तक का पूरा कंट्रोल वापस अमेरिका और ब्रिटेन के पास चला गया। बिल्कुल, व्यापार फिर से जोर शोर से शुरू हो गया और विदेशी निवेश देश में आने लगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर देश में विदेशी निवेश आ रहा था, तेल का व्यापार चल रहा था, तो देश में पैसा तो आ ही रहा होगा ना? फिर अचानक जनता इतनी खिलाफ क्यों हो गई? मतलब सिर्फ कुछ नीतियां बदलने से कोई पूरा देश तो सड़कों पर नहीं उतर आता। देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब उस व्यवस्था में छिपा है जिसे शाह ने व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति का नाम दिया था। श्वेत क्रांति? हाँ। अच्छा। हाँ, इसे श्वेत इसलिए कहा गया क्योंकि ये कोई खून खराबे वाली क्रांति नहीं थी। ये सत्ता के शीर्ष से थोपे गए बदलाव थे। शाह ने आधुनिकीकरण के नाम पर ईरानी समाज में बहुत तेजी से पश्चिमी संस्कृति थोपना शुरू कर दिया। लेकिन ये विकास तो एक तरफा था ना? बिल्कुल, आर्थिक असमानता बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तेल का जो पैसा आ रहा था वो आम जनता तक नहीं पहुंच रहा था, वो तो शाह के करीबियों और विदेशी निवेशकों की जेब में जा रहा था। अच्छा, तो ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में कोई नया CEO बाहर से आए, कंपनी का सारा मुनाफा और संसाधनों का नियंत्रण विदेशी निवेशकों को सौंप दे, कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दे
और खुद कंपनी के पैसों पर पेरिस में करोड़ों की पार्टियां करे। ऐसे में तो कर्मचारियों की बगावत निश्चित ही है। बहुत सटीक एनोलॉजी है ये। शाह रजा पहलवी ने ठीक ऐसा ही कुछ किया था। 1971 में उन्होंने पार्सेपोलिस नाम की ऐतिहासिक जगह पर एक वैश्विक जश्न का आयोजन किया। अरे बाप रे। हाँ, वहां दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों और वीआईपी लोगों को बुलाया गया। रेगिस्तान के बीचों बीच पेरिस से खाना मंगवाया गया, बेशुमार पैसा बहाया गया। और ये सब तब हो रहा था जब ईरान की आम जनता, किसान और छोटे व्यापारी भयंकर महंगाई और गरीबी से संघर्ष कर रहे थे। बिल्कुल। इसके साथ ही स्रोत सामग्री एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक विश्लेषण भी पेश करती है। उसमें बताया गया है कि पश्चिमी संस्कृति में अक्सर बाहरी दिखावे पर जोर दिया जाता है, जबकि पारंपरिक ईरानी संस्कृति में सादगी और सम्मान को प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, और जब पारंपरिक ईरानी समाज पर अचानक से शराब, पश्चिमी पहनावा और उनकी जीवन शैली थोपी जाने लगी, तो समाज के भीतर एक बहुत गहरी दरार पैदा हो गई। और इस सांस्कृतिक थोपे जाने का विरोध होना तय ही था। लेकिन शाह ने किसी भी तरह के विरोध को बर्दाश्त नहीं किया। उनकी खुफिया एजेंसी थी जिसे सबाक कहा जाता था। सबाक। हाँ, वो अपने क्रूर तरीकों के लिए जानी जाती थी। जो भी व्हाइट रेवोल्यूशन या शाह की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता, उसे सबाक बेरहमी से टॉर्चर करती या वो इंसान हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता था। बाप रे। और इस भयंकर दमन के दौर में एक नाम बहुत तेजी से उभर कर सामने आता है, आयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी एक धार्मिक नेता थे जिन्होंने शाह की इन नीतियों और विदेशी दखलंदाजी का बहुत मुखर विरोध किया। जी, और उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर शाह ने उन्हें देश से निर्वासित कर दिया। खुमैनी को देश छोड़कर जाना पड़ा और वो पेरिस में जाकर बस गए। लेकिन खुमैनी का ये निर्वासन इस आंदोलन का अंत नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, ये तो असल में एक नई शुरुआत थी। पेरिस में बैठकर भी खुमैनी ने अपनी आवाज ईरान की जनता तक पहुंचाई। वो अपने भाषणों को कैसेट टेप पर रिकॉर्ड करते और फिर उन टेप्स को गुप्त रूप से ईरान भेजा जाता। अच्छा, वाकई? मतलब वहाँ उन्हें कॉपी करके मस्जिदों और बाजारों में बांटा जाता था? हाँ। ये तकनीकी रूप से बहुत हैरान करने वाली बात है। मतलब बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी सेना के, हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक निर्वासित व्यक्ति सिर्फ ऑडियो कैसेट और पत्रिकाओं के सहारे पूरे देश में इतनी बड़ी बगावत कैसे खड़ी कर सकता है? देखिए, ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि खुमैनी ने जनता की उस नब्ज को पकड़ लिया था जो दशकों के आर्थिक शोषण, सबाक के अत्याचारों और अपनी संस्कृति छिन जाने के डर से दबी हुई थी। उन्होंने उस बिखरे हुए गुस्से को एक दिशा दे दी। और फिर इतिहास में 8 सितंबर 1978 का वो काला दिन आया जिसने किसी भी तरह के समझौते की सारी गुंजाइश ही खत्म कर दी। इसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। हाँ, बहुत ही दर्दनाक दिन था वो। जुम्मे की नमाज के बाद तेहरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर रेजा पहलवी की पैरामिलिट्री ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। निहत्थे लोगों का खून बहाया गया। इस एक घटना ने पूरे आंदोलन को एक ऐसी हिंसक क्रांति में बदल दिया जिसे संभालना अब शाह के बस की बात नहीं थी। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब कोई भी शासक अपनी सत्ता बचाने के लिए अपनी ही निहत्ती जनता पर सेना का प्रयोग करता है तो वो अपनी सत्ता की बची खुची वैधता भी हमेशा के लिए खो देता है। बिल्कुल सही कहा। ब्लैक फ्राइडे के बाद ईरान की गलियों में जो जनसैलाब उमड़ा वो रुकने वाला नहीं था। हड़तालें शुरू हो गईं, अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई और सेना के जवानों ने भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से साफ इनकार करना शुरू कर दिया। और आखिरकार जनवरी 1979 में रजा पहलवी को अपना तख्तो ताज और अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। जी, और ठीक एक महीने बाद फरवरी 1979 में अयातुल्लाह खुमैनी 15 साल के निर्वासन के बाद पेरिस से ईरान लौटे। और स्रोत के मुताबिक खुमैनी के स्वागत के लिए लगभग 50 लाख लोग तेहरान की सड़कों पर उतरे थे। 50 लाख। ये कोई सामान्य राजनीतिक रैली तो थी नहीं, ये एक पूरे देश का अपनी नई दिशा चुनने का खुला ऐलान था। बिल्कुल। और सत्ता में आते ही खुमैनी ने केवल सरकार नहीं बदली बल्कि राज्य के पूरे वैचारिक और राजनीतिक ढांचे को इस्लामिक रेवोल्यूशन के तहत सिरे से फिर से लिख दिया। उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना की। और जो पश्चिमी संस्कृति के जितने भी प्रतीक थे, मतलब शराब की दुकानें, डांस बार, विदेशी प्रभाव, सब पर तुरंत पाबंदी लगा दी गई और देश में शरिया कानून लागू कर दिया गया। इस नई व्यवस्था के पीछे जो धार्मिक मान्यता थी वो समझना बहुत जरूरी है यहाँ। हाँ, बताइए। शिया इस्लाम में एक गहरी मान्यता है कि उनके 12वें इमाम, जिन्हें इमाम मेहदी कहा जाता है, वे एक दिन दुनिया में वापस लौट आएंगे। खुमैनी ने इसी मान्यता को देश के राजनीतिक ढांचे से जोड़ दिया।
इस सिद्धांत को विलायत फकीह या सुप्रीम लीडर का सिद्धांत कहा जाता है। अच्छा, तो इसका अर्थ ये था कि जब तक 12वें इमाम वापस नहीं आ जाते तब तक देश को ऐसे ही लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता है। एकदम सही। इसे चलाने के लिए एक ऐसे संरक्षक या रहबर की जरूरत है जो फकीर की तरह साधारण जीवन जिए, जिसे कोई सांसारिक मोह न हो और जो शरिया कानून के आधार पर देश का मार्गदर्शन करें। इस वैचारिक विलय ने ईरान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये राजनीतिक और धार्मिक सत्ता का एक ऐसा अभूतपूर्व एकीकरण था जिसने सुप्रीम लीडर को एक तरह से दैवीय वैधता प्रदान कर दी। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये था कि अब सुप्रीम लीडर के फैसलों का विरोध करना सिर्फ एक राजनीतिक सरकार का विरोध नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे सीधे तौर पर धर्म और ईश्वर का विरोध माना जाएगा। बाप रे। लेकिन ईरान की ये जो अंदरूनी क्रांति थी, ये बहुत जल्द एक अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक संकट में बदल गई, क्योंकि जो शाह ईरान से भाग गया था उसे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कैंसर के इलाज के बहाने अमेरिका में शरण दे दी थी। और नवगठित इस्लामिक रिपब्लिक के लिए अमेरिका का ये कदम उनके पुराने घावों पर नमक छिड़कने जैसा था। देखिए, ईरानियों को 1953 का वो तख्ता पलट बहुत अच्छी तरह याद था। हाँ, उन्हें ये डर सताने लगा होगा कि अमेरिका फिर से CIA के जरिए कोई साजिश रच रहा है और शाह को वापस सत्ता में स्थापित करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने अमेरिका से मांग की कि शाह को वापस ईरान को सौंपा जाए ताकि उस पर मुकदमा चलाकर उसे फांसी दी जा सके। और जब अमेरिका ने शाह को सौंपने से साफ इनकार कर दिया तो ईरान में गुस्सा एकदम अपने चरम पर पहुंच गया। 4 नवंबर 1979 को गुस्साए ईरानी छात्रों की एक भीड़ ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया और उस पर कब्जा कर लिया। और उन्होंने दूतावास में मौजूद 52 अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया। 52 राजनयिक। और ये बंधक संकट 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 444 दिनों तक चला। मतलब बंधकों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें तेहरान की गलियों में घुमाया गया। वैश्विक कूटनीति में किसी भी देश का दूतावास उसकी संप्रभुता का प्रतीक होता है, और अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए ये एक भयानक और सार्वजनिक बेइज्जती थी। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सारे नियम तोड़ दिए थे। अमेरिका का पहला जवाब आर्थिक दबाव का था। राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अमेरिका में मौजूद ईरान के लगभग $12 बिलियन फ्रीज कर दिए। $12 बिलियन। हाँ, और ईरान पर ऐसे भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जिनका असर आज दशकों बाद भी ईरानी अर्थव्यवस्था पर गहराई से देखा जा सकता है। और जब कूटनीतिक और आर्थिक दबाव काम नहीं आया, तब अमेरिका ने अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए एक बेहद गुप्त और जटिल मिलिट्री मिशन लॉन्च किया, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, ऑपरेशन ईगल क्लॉ। जी, ये अप्रैल 1980 की बात है। योजना ये थी कि अमेरिका अपने सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टरों को ईरान के भीतर डेजर्ट 1 नामक जगह पर उतारेगा। वहां से वे तेहरान जाएंगे, दूतावास पर हमला करके बंधकों को छुड़ाएंगे और वापस लौट आएंगे। लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये मिशन बुरी तरह विफल रहा। सवाल ये है कि इतनी बेहतरीन तकनीक और इतनी गहरी योजना के बावजूद सब कुछ गलत कैसे हो गया? देखिए, इस मिशन की विफलता इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि तकनीक कभी भी प्रकृति और जमीनी हकीकत के आगे पूरी तरह कारगर नहीं हो सकती। रेगिस्तान में उठी धूल भरी आंधी, जिसे हबूब कहा जाता है, वो हेलीकॉप्टरों के रोटर और हाइड्रोलिक सिस्टम में घुस गई। ओहो। 8 में से एक हेलीकॉप्टर का रोटर टूट गया, दूसरे में हाइड्रोलिक लीकेज हो गया और तीसरा रेतीली आंधी में फंसकर पूरी तरह खराब हो गया। मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 6 हेलीकॉप्टरों की सख्त जरूरत थी, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 5 ही चालू हालत में बचे थे। और इसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण मजबूरी में राष्ट्रपति कार्टर को मिशन रद्द करने का आदेश देना पड़ा। लेकिन असली तबाही तो तब मची जब वे वापसी की तैयारी कर रहे थे। हाँ, क्योंकि डेजर्ट 1 कोई पूरी तरह से सुनसान जगह नहीं थी। बिल्कुल। वहां से अचानक एक बस गुजरी जिसमें बाराती सवार थे। गोपनीयता भंग होने के डर से अमेरिकी सैनिकों ने उस बस को रोक लिया। उसी दौरान वहां से एक तेल का टैंकर गुजरा। सैनिकों को लगा कि कोई खतरा है या उन पर हमला हो सकता है, तो उन्होंने टैंकर पर गोली चला दी। टैंकर एक बहुत भयानक धमाके के साथ फट गया, जिससे रात के अंधेरे में उनकी पूरी लोकेशन उजागर हो गई। और इसी अफरा तफरी और जल्दबाजी में उड़ान भरने की कोशिश करता हुआ एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर उनके ही एक भारी C-130 परिवहन विमान से जा टकराया।
उस भीषण आग में 8 अमेरिकी कमांडोज की मौत हो गई। ये घटना वैश्विक मंच पर अमेरिकी अजेयता कि अमेरिका को किसी भी हाल में हराया नहीं जा सकता, इस बड़े मिथक के टूटने का प्रतीक बन गई। इस विफलता का सीधा असर अमेरिकी राजनीति पर भी पड़ा। हाँ, जिमी कार्टर बुरी तरह चुनाव हार गए। 20 जनवरी 1981 को, ठीक उसी दिन जब नए राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने वॉशिंगटन में शपथ ली, ईरान ने एक प्रतीकात्मक जीत के तौर पर उन बंधकों को रिहा कर दिया और अपने फ्रीज किए हुए $12 बिलियन वापस हासिल कर लिए। इस पूरी घटना और अमेरिकी हमले के इस प्रयास के बाद ईरान के नए नेतृत्व को यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी कि उन्हें बाहरी हमलों और किसी भी नए तख्ता पलट से बचने के लिए अपने देश के आंतरिक ढांचे को बिल्कुल नए तरीके से गढ़ना होगा। पुरानी व्यवस्था पर भरोसा करना उनकी सबसे बड़ी भूल हो सकती थी, है ना? बिल्कुल, और इसीलिए सबसे बड़ा बदलाव सैन्य ढांचे में किया गया। अयातुल्लाह खुमैनी को शाह के समय की पुरानी नियमित सेना पर पूरा भरोसा नहीं था। उन्हें डर था कि ये सेना किसी भी दिन पश्चिमी देशों के इशारे पर दोबारा तख्ता पलट कर सकती है। तो फिर उन्होंने क्या किया? इसलिए 1979 में ही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की स्थापना की गई। नियमित सेना का काम केवल देश की सीमाओं की रक्षा करना था, लेकिन IRGC का मुख्य काम इस्लामिक क्रांति की विचारधारा और देश के भीतर की नई राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करना था। अच्छा। इसे 32 अलग अलग कमांड्स में बांटा गया ताकि अगर एक हिस्से पर हमला हो या वो गिर जाए तो बाकी के हिस्से काम करते रहें। और इसके अलावा एक और फोर्स बनाई गई जिसे बसीज कहा जाता है। ये कोई नियमित वेतन पाने वाले सैनिक नहीं है, बल्कि ये स्वयं सेवकों की एक ऐसी विशाल फौज है जो अपनी मर्जी से और धार्मिक प्रेरणा से मानव लहर या ह्यूमन वेव के रूप में देश के लिए जान देने को तैयार रहती है। बिल्कुल, और सेना को मजबूत करने के साथ साथ उन्होंने अपने राजनीतिक ढांचे को भी एक ऐसा अभेद्य रूप दिया जिसे बाहर से या भीतर से गिराना लगभग नामुमकिन है। वहां एक व्यवस्था है जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है। ये कैसे काम करती है? ईरान की जनता 8 साल के कार्यकाल के लिए 86 धार्मिक विशेषज्ञों को चुनती है और ये 86 लोग मिलकर सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। इस व्यवस्था की ताकत यह है कि अगर मौजूदा सुप्रीम लीडर की अचानक मृत्यु हो जाती है या उन्हें हटाना पड़ता है तो ये 86 विशेषज्ञों का समूह तुरंत एक नया सुप्रीम लीडर चुन लेगा। वाकई? हाँ, जिसे सत्ता में कोई खालीपन या अस्थिरता कभी नहीं आती। और राजनीति को नियंत्रित करने के लिए एक और अहम संस्था है, गार्डियन काउंसिल। इसमें 12 सदस्य होते हैं, 6 जज और 6 धार्मिक विशेषज्ञ, जिन्हें सुप्रीम लीडर सीधे या परोक्ष रूप से नियुक्त करते हैं। जी। देश में राष्ट्रपति या संसद का कोई भी चुनाव लड़ने से पहले हर उम्मीदवार को इस काउंसिल से मंजूरी लेनी होती है। मतलब इसे समझने के लिए एक एनालॉजी देखी जा सकती है। ये गार्डियन काउंसिल किसी बहुत सख्त और रूढ़िवादी HR डिपार्टमेंट की तरह काम करती है। सही कहा। ये HR डिपार्टमेंट जनता के हाथ में रिज्यूमे पहुंचने से पहले ही इंटरव्यू के स्तर पर ही उन सभी उम्मीदवारों को फिल्टर करके बाहर कर देता है जो उनकी कंपनी यानी इस्लामिक क्रांति की विचारधारा से मेल नहीं खाते। अगर कोई उम्मीदवार उनकी शर्तों पर खरा नहीं उतरता तो वो जनता के बीच चुनाव लड़ ही नहीं सकता। और देखिए, इस कड़े नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जो भी व्यक्ति सत्ता के किसी भी पद पर बैठे वो इस्लामिक क्रांति के मूल सिद्धांतों से कभी भटकने न पाए। बिल्कुल। राजनीतिक और सैन्य ढांचे के साथ साथ स्रोतों द्वारा दिए गए कुछ सामाजिक आंकड़ों पर भी निष्पक्ष रूप से ध्यान देना जरूरी है। मीडिया में अक्सर किसी देश की जो छवि दिखाई जाती है वो हमेशा पूरी जमीनी हकीकत बयान नहीं करती। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत सामग्री के अनुसार रजा पहलवी के पश्चिमी संस्कृति वाले दौर में महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 35% के आसपास थी, लेकिन आज ईरान के युवाओं और महिलाओं में साक्षरता दर बढ़कर लगभग 99% तक पहुंच गई है। और ये आंकड़ा इस बात को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं अपने विकास को अलग अलग पैमानों पर मापती हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि इस रूढ़िवादी ढांचे के बावजूद ईरान ने 1997 में ही अपनी पहली महिला उपराष्ट्रपति नियुक्त कर दी थी, जबकि इसकी तुलना में अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे विकसित और लोकतांत्रिक देश में पहली महिला उपराष्ट्रपति साल 2021 में जाकर बनी। जी। खैर, जब अंदरूनी सत्ता इतनी मजबूत और फिल्टर्ड हो गई तो ईरान को एहसास हुआ कि असली खतरा अब सीमाओं के भीतर से नहीं बल्कि बाहर से है, और यहीं से उन्होंने अपने इस अभेद्य ढांचे को सीमाओं के पार फैलाना शुरू किया।
लेकिन एक सवाल ये है कि 1979 से लगातार भारी आर्थिक प्रतिबंध झेलने वाला देश, जिससे पूरी दुनिया ने व्यापार लगभग बंद कर दिया हो, वो आज भी वैश्विक राजनीति और मध्य पूर्व के केंद्र में इतनी ताकत के साथ कैसे बना हुआ है? इस सवाल का सीधा जवाब एक सैन्य रणनीति में छिपा है, जिसे असममित युद्ध या असिमेट्रिकल वॉरफेयर कहा जाता है। ये क्या होता है? देखिए, जब कोई देश आर्थिक और सैन्य रूप से अमेरिका या इजराइल जैसी महाशक्तियों से आमने सामने की सीधी जंग नहीं लड़ सकता, तो वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे और सस्ते तरीकों का इस्तेमाल करता है। अच्छा। ईरान ने सीधे तौर पर लड़ने के बजाय अपनी कुद्स फोर्स के जरिए पूरे मध्य पूर्व में एक प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध का जाल बिछा दिया। और इस प्रॉक्सी वॉर को 1980 के दशक के उस युद्ध से भी बल मिला, जब इराक के सद्दाम हुसैन ने पश्चिमी देशों की शह पर ईरान पर हमला किया था। ये युद्ध 8 साल तक चला था। हाँ। स्रोतों में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक बड़ी विडंबना है कि जिस सद्दाम हुसैन का अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समर्थन किया था, 2003 में उसी अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। स्रोतों के अनुसार 2003 में इराक पर जिन खतरनाक हथियारों के दावों के आधार पर हमला किया गया था, वे दावे बाद में निराधार ही पाए गए। और इस पूरे घटनाक्रम से ईरान ने एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और सैन्य सबक सीखा। उसने समझ लिया कि अपनी सीमाओं की रक्षा अपनी सीमाओं के बाहर रहकर ही की जा सकती है। इसीलिए ईरान ने लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और यमन में हुती विद्रोहियों जैसे छोटे लेकिन बेहद प्रभावी विद्रोही गुटों का समर्थन करना शुरू किया। उन्हें पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दी गई। और इन्हीं गुटों के जरिए आज ईरान दुनिया के सबसे अहम चोक पॉइंट्स यानी संकरे समुद्री व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित करता है, जैसे कि हॉर्मुज़ जल संधि और बाबिल मंडेब। जी। ये वो संकरे समुद्री रास्ते हैं जहां से दुनिया भर का लाखों बैरल तेल रोजाना गुजरता है। असमत्य युद्ध का असर यहाँ साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल। एक तरफ अमेरिका के अरबों डॉलर के विशालकाय युद्धपोत हैं और दूसरी तरफ हुती विद्रोहियों के पास ईरान द्वारा दिए गए कुछ हजार डॉलर के सस्ते ड्रोन और मिसाइलें हैं। लेकिन ये सस्ते ड्रोन उन अरबों डॉलर के जहाजों को रोक देते हैं। बाप रे। अगर ईरान चाहे तो वो इन रास्तों को बाधित करके वैश्विक तेल व्यापार की कमर तोड़ सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। इस पूरी भू राजनीति को अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो स्रोत सामग्री एक बहुत व्यावहारिक सीख देती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। स्थायी होते हैं तो सिर्फ राष्ट्रीय हित। एकदम सही बात है। स्रोत में बताया गया है कि भारी अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद जब भारत को जरूरत थी तो ईरान ने भारत को एलपीजी जैसी जरूरी ऊर्जा आपूर्ति जारी रखी थी। वहीं दूसरी ओर स्रोत का ये भी तर्क है कि अमेरिका या इजराइल जैसे देश चीन के मुद्दे पर या अन्य किसी विवाद में भारत का साथ हमेशा अपने फायदे के हिसाब से ही देंगे। इतिहास में 1965 के युद्ध या हाल ही में गलवान घाटी के संघर्ष के दौरान भी ये देखा जा सकता है। इसीलिए देशों को अपनी सुरक्षा, तकनीकी विकास और विदेशी नीति के लिए मुख्य रूप से खुद पर ही निर्भर रहना चाहिए। यकीनन, क्योंकि कूटनीति जज्बातों से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत और शक्ति संतुलन से चलती है। तो आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा से मुख्य सार क्या निकलता है? अमेरिका और ईरान की ये उलझी हुई कहानी हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि कैसे केवल संसाधनों, खासकर तेल के नियंत्रण के लिए की गई विदेशी दखलंदाजी और 1953 के उस एक तख्ता पलट ने इतिहास की पूरी धारा ही बदल दी। उसके नतीजे दशकों बाद आज भी पूरी दुनिया को भुगतने पड़ रहे हैं। ये इस बात का भी प्रमाण है कि जब भारी आर्थिक दमन, बाहरी सांस्कृतिक थोपाव और सत्ता का अहंकार आपस में टकराते हैं तो उसका परिणाम एक ऐसी व्यवस्था के रूप में सामने आता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जाने से पहले आइए उस उलझे हुए धागे को वापस देखते हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करने पर यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि भारी आर्थिक प्रतिबंधों, धमकियों और ऑपरेशन ईगल क्लॉ जैसी सैन्य कार्रवाइयों ने 1979 के बाद से ईरान की व्यवस्था को कमजोर नहीं किया। बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत इन बाहरी दबावों ने ईरान को प्रॉक्सी वॉर और असममित युद्ध जैसी नई और जटिल रणनीतियां खोजने पर मजबूर किया, जिसने उसके राजनीतिक ढांचे को और भी अधिक कठोर और अभिन्न बना दिया। जी। तो अब एक विचार जो गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, मध्य पूर्व में अगला बड़ा बदलाव आखिर कैसे आएगा?
क्या वो बाहर से आने वाले किसी नए सैन्य दबाव या प्रतिबंधों से होगा जो पिछले 4 दशक से विफल रहे हैं, या फिर उस देश के भीतर पनप रही नई पीढ़ी जो आज तकनीक और दुनिया से जुड़ी है, उसकी सामाजिक सोच इस मजबूत और ऐतिहासिक राजनीतिक ढांचे को भीतर से ही एक नई दिशा देगी। ये सोचने वाली बात है। आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और इतिहास के इन पन्नों के बीच छिपे भविष्य के संकेतों को समझते रहिए।